हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सीटेट लेवल 2 सोशल साइंस के 2012 के पेपर के सीडीपी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के 30 तक बाल विकास के क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होती है, इसका समर्थन निम्न में से किस विचारक द्वारा किया गया। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बच्चों की रुचियों एवं आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक जॉन डीवी ने इस प्रणाली का समर्थन किया है। उनका मानना था कि कक्षा में प्रवेश लेते समय बच्चों का दिमाग खाली स्लेट की भांति होता है। एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इस तथ्य को अनदेखा कर देना चाहिए, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तो एक टीचर को इस तथ्य को, कौन सा तथ्य है कि ये बच्चा जो है एकल अभिभावक से है, इसको तो कर देना चाहिए अनदेखा और बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान जो है व्यवहार करना चाहिए। एकल अभिभावक वाले बच्चों को अभ्यास कार्य देते समय भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वे हीन भावना से ग्रस्त हो सकते हैं। कक्षा में शिक्षक का व्यवहार एकल तथा सामान्य परिवार के बच्चों के साथ एक समान होना चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन, जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसका मीनिंग बताना है क्या होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाला हो जाएगा। ऐसे विद्यार्थी को वर्तमान या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड या स्तर में प्रोन्नत करना। संवर्धन में छठी कक्षा के छात्र द्वारा 7वीं कक्षा के पाठ्यक्रम को हल करना शामिल है। छलांग प्रोन्नति को दोहरी प्रोन्नति के नाम से जाना जाता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो उनके लिए कौन सी एक्टिविटी जो है यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दी गई संकल्पना के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। एक शिक्षक द्वारा छात्रों को उनके विचारों को व्यक्त करने के लिए अधिक से अधिक अवसर व स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इससे प्रतिभाशाली बच्चे सही रूप से अधिगम करते हैं। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है। तो शारीरिक और गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे के लिए जो अवस्था यहाँ पर शल्य चिकित्सक हो जाएगा। शारीरिक गतिक बुद्धि के माध्यम से उचित संतुलन बनाए रखकर शारीरिक कुशलताओं का सही उपयोग किया जा सकता है। शल्य चिकित्सक, नृत्यक एवं धावक आदि शारीरिक मानसिक कुशलताओं का बेहतर उपयोग करते हैं। मतलब यहाँ पर शारीरिक और मानसिक दोनों जो कुशलताएं हैं उनका बेहतर उपयोग होता है। प्रतिभाशाली बच्चे, तो इसका हो जाएगा मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में
स्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। टोरेंस के अनुसार जन्मजात प्रतिभा वाले छात्र वे होते हैं जो किसी भी क्षेत्र में अपना बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ऐसे छात्र समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो जिस एक ऐसी क्लास जिसमें अलग अलग आयु के बच्चे हो, वहाँ पर एक टीचर को विकासात्मक जो अवस्थाएं हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। विकास के विविध चरणों की जानकारी से एक शिक्षक अपने छात्रों में सीखने के दौरान जो भी समस्या या कठिनाइयों के स्तर होंगे उनको पहचान सकता है। कई मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों के विकास सिद्धांत को दर्शाया है। उदाहरण के लिए विकास प्रक्रिया को समझने में पियाजे ने 4 चरणीय संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत काफ़ी मदद करता है। मतलब अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने जो विकास है उसके अलग अलग जो है अपने सिद्धांत दिए हैं। शिक्षा का सिद्धांत 2019 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयु के अनुसार अधिक विषमजातीय है। 4 अगस्त 2009 को संसद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंध हो सकती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। प्राश्रित का अर्थ दूसरों पर निर्भर होना तथा स्वशासन का अर्थ स्वशासन या आत्मविश्वास से है। जब बच्चे अपने से बड़े लोगों पर निर्भर रहते हैं तब वे प्राश्रित माने जाते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे वे अपने क्रियाकलापों के माध्यम से स्वशासन दर्शाने लगते हैं। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। स्कैफोल्डिंग आप सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। जब हमारे बड़े हमें सपोर्ट करते हैं, वो भी टेम्परेरी सपोर्ट, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। छात्रों की कुछ नया सीखने में सहयोग की आवश्यकता होती है। देखिए छात्रों को आएगा यहाँ पर कुछ नया सीखने में सहयोग की आवश्यकता होती है। एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में मचान या सहारा देना भी बोलते हैं स्कैफोल्डिंग को। ये महत्वपूर्ण घटक है। इसके बाद आगे है मैडम चाय खाती है। इस वाक्य के बारे में बताना है कैसा वाक्य है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अर्थ की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से क्या है, गलत है। मैडम चाय खाती है वाक्य अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। इस वाक्य में व्यवहारिक अशुद्धि है। चाय पीना क्रिया से संबंधित है न कि खाना। चाय के साथ जो है हमेशा क्या आता है, पीना शब्द उपयुक्त या प्रयोग किया जाता है। बुद्धि लब्धांक आईक्यू के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी गरिमा को डैश है
और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश करता है। तो देखिए यहाँ पर जब बच्चों को आईक्यू के आधार पर एक टीचर जो है उनका वर्गीकरण कर देता है तो उनकी गरिमा भी घट जाती है और उनका शैक्षिक निष्पादन दोनों चीज़ जो है वो घट जाती है। बच्चों को उनके मानसिक स्तर के आधार पर वर्गीकृत किए जाने पर औसत या निम्न स्तर वाले छात्रों में हीनता की भावना पैदा हो जाती है। इससे उनमें आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो रुक जाती है। इसके बाद देखिए रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। इसका हो जाएगा सेकंड संस्कृति मुक्त लब्धांक। रेवेन का प्रगतिशील मैट्रिक्स परीक्षण संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का उदाहरण है। इस परीक्षण में सामान्य बुद्धिमत्ता के अमौखिक बहुविकल्पीय उपायों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। ये मैस्लो के द्वारा दिया गया था आवश्यकता का सिद्धांत। इस खबर को शारीरिक आवश्यकताओं के आधार पर अच्छे से समझा जा सकता है। 1943 में पदानुक्रमिक आवश्यकता के सिद्धांत को मैस्लो ने प्रतिपादित किया था। भोजन की आवश्यकता शारीरिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आती है। इसके बाद है सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की योजना में जो व्यापक है, जो कंप्रिहेंसिव शब्द होता है उसके डैश के अलावा निम्नलिखित द्वारा समर्थित किया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। CCE के में व्यापक शब्द का प्रयोग सूचना प्रक्रमण सिद्धांत द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है। यह सिद्धांत कंप्यूटर सादृश्यता पर आधारित है। जो सूचना प्रक्रमण सिद्धांत है ये किस पर बेस है? कंप्यूटर सादृश्यता पर। सीखने डैश के लिए आकलन और आकलन अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो देखिए सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सीखने का मूल्यांकन वास्तव में मूल्यांकन की रचनात्मक विधि से संबंधित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पुनर्बलन के सिद्धांत से प्रभावित है। यह आकलन एवं अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। इसके बाद आगे देखते हैं, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है। तो यह जो प्रवृत्ति है वो क्या चीज़ दर्शाती है? तो इसका थर्ड हो जाएगा, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। ये चीज़ यहाँ पर इससे शो होती है। दिए गए तथ्य में पुरुष एवं स्त्री की भूमिका में रूढ़िवादी विचारधारा को दर्शाया गया है। ऐसी विचारधारा विद्यालयों में भी होती है। लड़कियों को प्राय घरेलू कार्य जैसे कपड़े बर्तन धोना आदि कार्य ही दिए जाते हैं। इसके बाद आगे है, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं।
यह सीखने के वातावरण डैश। तो इसका हो जाएगा फोर्थ। कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को परिभाषित करते हैं, यह सीखने के वातावरण को कम प्रभावी बनाता है। यदि देखिए सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने का उद्देश्य कक्षा में लिंग आधारित भेदभाव को दूर करके ही पूर्ण हो सकता है। लिंग आधारित भेदभाव सीखने के वातावरण को क्या करता है, कम प्रभावी बना देता है। यदि लिंग के आधार पर एक टीचर भेदभाव करेगा लड़के और लड़की में, तो वहाँ पर जो टीचिंग होगी वो कम इफ़ेक्टिव होगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009। इसमें अनिवार्य शब्द का अर्थ बताना है कि यहाँ पर अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है। इसका हो जाएगा फोर्थ। उचित सरकारी दाखिला आ जाए यहाँ पर, या उपस्थिति और दाखिला उपस्थिति प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, ये इसका मतलब है। इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को उनके निकटवर्ती विद्यालयों में ही शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है। जो लेसन प्लान होता है उसमें क्या चीज़ जो है वो शामिल नहीं होती है। इसका हो जाएगा थर्ड, योजना की दृढ़ता। शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाठ शिक्षण योजना में छात्रों की आवश्यकता अनुसार उचित परिवर्तन किया जा सके। मतलब ऐसी होनी चाहिए प्लानिंग जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, बच्चों के अनुसार जो है उसमें कुछ चेंज किया जा सके। अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्व अनुशासन और नियंत्रण। बंडूरा के अनुसार सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु स्वनियमन को तय करना तथा उसी अनुसार संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। नियमक शिक्षार्थी स्व अनुशासित एवं अपने कार्य को नियंत्रित कर सकता है। नेक्स्ट है जॉन डेवी द्वारा लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। इसका हो जाएगा सेकंड, प्रगतिशील विद्यालय। अमेरिकी दर्शन शास्त्री जॉन डेवी मानते थे कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को की जो अंतर्निहित क्षमताएं हैं उनको विकसित करना ही होना चाहिए। इन्होंने लैब विद्यालय का समर्थन किया। प्रगतिशील विद्यालय इसका क्या है, एक उदाहरण है। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, सामाजिक अधिगमकर्ता सामाजिक भागीदारिता सुगम बनाना। सामाजिक भागीदारिता सुगम बनाने, इसका क्या एक सशक्त साधन है। समूह परियोजना गतिविधियों के माध्यम से छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में परस्पर अंतःक्रिया द्वारा समन्वय की भावना को विकसित करते हैं। डेवी के अनुसार विद्यालय समाज का लघु रूप है। इस प्रकार विद्यालयों में सामाजिक सीख को बढ़ावा देने का वातावरण तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश को बोलते हैं हम, पॉजिटिव और नेगेटिव रूप भी होते हैं इसको। पुरस्कार देने को एक चीज़ बोलते हैं हम लोग, अभी माइंड से स्किप हो गया, मैं बता दूंगा आपको, याद आएगा तो। ऐसी गतिविधियां जिनमें पुरस्कार अंतर्निहित आंतरिक अभिप्रेरणा का कारक है, ऐसे व्यक्तिगत रुचियों से संबंधित कार्यों में प्राप्त संतुष्टि। जैसे व्यक्तिगत रुचियों से संबंधित काम में प्राप्त संतुष्टि। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी के लिए पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होती।
पुरस्कार आमतौर पर शिक्षार्थी गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। तो इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है उपलब्धि अभिप्रेरणा। तो इसका फोर्थ हो जाएगा बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रकृति। इसका फर्स्ट हो जाएगा इसका चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने, मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। प्रेरणात्मक कारकों के रूप में प्रयोग किए जाने के कारण उपलब्धि अभिप्रेरणा कहा जाता है। चुनौतीपूर्ण कार्यों में डटे रहने की प्रवृत्ति जो है वो क्या है, उपलब्धि प्रेरणा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा सेकंड, प्रश्न कठिनाई स्तर। प्रश्नों की कठिनाई का जो स्तर है एवं छात्रों की बौद्धिक क्षमता के अनुसार ही प्रश्नों को हल करने में समय लिया जाता है। औसत बौद्धिक क्षमता वाले छात्र कठिन प्रश्नों की तुलना में सरल प्रश्न जो है वो जल्दी हल कर लेते हैं, कम समय में हल कर लेते हैं। नेक्स्ट है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न उदाहरण है। यदि हम बच्चों से इस तरह का प्रश्न पूछते हैं तो ये उच्च स्तर का अपसारी चिंतन का ये उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सेकंड। इस प्रकार के प्रश्न उच्च स्तरीय अपसारी सोच के उदाहरण है। अपसारी सोच के प्रयोग से सीमित तथ्यों में नई विचारधारा को जोड़कर किसी प्रश्न को हल करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी कहता है कि उसके दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा सेकंड। एक शिक्षक द्वारा छात्रों को उनकी गलतियों को सुधारने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इससे वे उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। इस प्रकार शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बना सकते हैं। आगे है, लॉरेंस कोहलब्रक के अनुसार प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर आज्ञा पालन एवं दंड उन्मुखीकरण और अच्छे अंत व्यक्तिक संबंध ए और सी। नैतिक सोच के प्रथम चरण का विकास प्राथमिक विद्यालय में ही किया जाना चाहिए। इस स्तर पर छात्रों को समाज द्वारा स्वीकार्य आदर्शों या नियमों के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। आज्ञा पालन की भावना छात्रों में दंड या कठोर अनुशासन से ही संभव होती है। इस स्तर का दूसरा चरण इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि छात्र स्वहित में अच्छा कार्य कर रहे हो। तीसरे स्तर में पांचवें चरण में देखिए 3 लेवल हैं, हर एक के फिर 2-2 पार्ट हैं। तो तीसरे का जो 5वां चरण है उसमें नैतिक चिंतन दूसरों के कल्याण एवं सामाजिक अनुबंधन से संबंधित है। इसके बाद लास्ट डैश के अलावा निम्नलिखित घटना या वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं एक को छोड़ करके बाकी हैं। तो इसका हो जाएगा फोर्थ, यह है व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए फीडबैक या प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। एनेक्डोटल रिकॉर्ड छात्र के व्यवहार का रिकॉर्ड नहीं अपितु
इसमें छात्र के प्रतिदिन की गतिविधि का लेखा जोखा होता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने सीटेट लेवल 2 सोशल साइंस नवंबर 2012 की CDP के 30 क्वेश्चंस को देखा है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा।